हेलो गाइस, कैसे हो? मैं कौन नई वीडियो के साथ क्लास 12th के फिजिक्स का मैग्नेटिज्म एंड मैटर या मैटर एंड मैग्नेटिज्म। बहुत जगह मैटर एंड मैग्नेटिज्म है, बुक में भी मैटर एंड मैग्नेटिज्म है, और मैग्नेटिज्म मैटर मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने लिख दिया। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसे वीडियो को सब्सक्राइब करें, एक बेल का आइकन है उसे दबाएं, जिससे सारे जो भी अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आप मेरे वीडियोस को, जैसे मैंने ग्राफ देखा था, अपना एनालिटिक्स देखा था, तो उसमें मतलब 40 नए यूजर्स ने मेरा वीडियो देखा और उसके बाद उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। और मेरे सब्सक्राइबर तो जानते ही हैं सब कुछ, और उनको डेली नोटिफिकेशंस भी मिलते ही रहते हैं। पर 40 लोगों ने 40 40 लोगों ने देखा पर सब्सक्राइब नहीं किया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। 40 इज टू मच। तो ओके, तो चैप्टर को हम चलो शुरू करते हैं। हम वीडियो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा क्वांटिटीज, जो वेरियस क्वांटिटीज होती हैं जिसके उसके वेरियस सिंबल होते हैं, उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। टेबल फॉर वेरियस क्वांटिटीज। देखो, मैंने कल, मतलब पिछली बार, जो पिछला वीडियो है उसको मैंने मतलब बताया था मैंने, यू नॉट जो होता है वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री सरफेस होता है। बताया नहीं बताया? बिल्कुल बताया भाई, मैंने बताया था। ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, सब बी। मैग्नेटिक मूवमेंट इज स्मॉल एम। हाँ, तो स्मॉल एम जो होता है वो है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फाइ बी लिखा जाता है। मैग्नेटाइजेशन, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसके ऊपर एक डैश भी लगता है। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल एच। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी, मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी का होता है ये एक्स थोड़ा सा टेढ़ा। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का होता है म्यू आर। मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू, देख लो थोड़ा ध्यान से, आराम से। स्केलर वेक्टर, वेक्टर स्केलर, वेक्टर वेक्टर स्केलर, स्केलर वेक्टर। ठीक है, ओके। उसके बाद डायमेंशंस आपको पता चली गए होंगे, 11th में हमने पढ़ा है कैसे से निकाला जाता है। और वही उसके यूनिट्स, टेस्ला और माइक्रो एम्पियर शायद। टेस्ला है इसका, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है भाई, ये याद रख लो। एम्पियर एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। वीपर, एक ही नया है वेपर। ठीक है, वेपर होता है टी एम स्क्वायर। और मैग्नेटिक वॉल्यूम मूवमेंट, अब मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम वो होगा मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन। थोड़ा फॉर्मूला को याद रखो ये वाले को, ठीक है, इसमें शायद मैं क्वेश्चन दूंगा और यह होगा। और उसके बाद में बहुत सारे हैं, ये टेबल आपके दिया हुआ एनसीईआरटी में, मैंने उसी का लिया है। ठीक है, काफी अच्छा था, मुझे लगा पहले हमें अब आपको जो भी सारे सिंबल्स हैं उसके जो फॉर्मूलाज है उसके बारे में अवगत करा दूं, और उसके बाद हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। चलो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था चैप्टर में, मतलब बहुत ही इंटेंसिव स्टडी चाहिए इस चैप्टर के लिए, पर कुछ खास नहीं है। सब मैग्नेट वैग्नेट के बारे में, कुछ उसके फिगर्स, एक ग्राफ है शायद, और एक लूप है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, करंट कैरिंग, देखो मैंने पहले ही बताया था कि करंट कैरिंग लूप लिखा है। ठीक है, current carrying loop is placed in a uniform magnetic field in 4 different orientations, 1 2 3 and 4। फिगर में दिख रहा होगा 1 2 3 and 4 दिख रहा होगा। ठीक है, if we arrange them in decreasing order of potential energy, तो इसका क्या सिंबल होगा? फर्स्ट इज larger than, smaller than third or second, so on so on so on। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि U इज इक्वल टू क्या होता है?
U इज इक्वल टू होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। म्यू आई मतलब म्यू फर्स्ट, जो फर्स्ट फिगर आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना फिगर नीचे पीपीटी पे, वो क्या होगा माइनस एम बी कॉस, डिग्री क्या है 180 भाई, 180 स्ट्रेट लाइन 180, क्या लिखा जा सकता है उसे प्लस एम बी, याद रख लो भाई प्लीज, याद रख लो, -1 होता है उसका कॉस 180, ठीक है। कॉस 180 का याद है तो आराम से कर लोगे, प्लस एम बी, ठीक है। यू फिगर नंबर 2 पक्का मुझे दिख रहा है। सबसे पहले आप अप्रोच देखो कैसे कैसे एंगल्स बन रहे हो, थोड़ा देखो। फर्स्ट और सेकंड तो आप 2 मिनट में पता चल जाओगे, सेकंड वाला 90 डिग्री है, इतना हमें पता चल रहा है। तो वो होगा माइनस एम बी कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है भाई, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। यू थर्ड फिगर, ये थोड़ा सा अजीब सा है। देखो जब हमें देखो सबसे पहली बात है, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, इसका हमें एंगल नहीं पता और इसका भी हमें एंगल नहीं पता है ना, नहीं पता चल रहा, कैसे पता चलेगा, प्रोटेक्टर लगाओगे क्या? चलो ठीक है, प्रोटेक्टर वैसे अलाउड भी नहीं होगा, ना करने दोगे। तो इतना तो मुझे पता चल रहा है कि ये अक्यूट एंगल है, मुझे इतना पता चल रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल है। भूल तो नहीं गए? थर्ड क्लास का था शायद ये, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 180 एंड लेस देन 90 इज एक्यूट, पता है ना। तो हम लोग उसी के हिसाब से आंसर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। U3 इज इक्वल टू, या यू थर्ड फिगर इज इक्वल टू माइनस एम बी तो रहेगा भाई, ये फॉर्मूला है ना, माइनस एम बी कॉस एक्यूट एंगल विच इज इक्वल टू नेगेटिव। ऑब्वियसली एक्यूट हमें पता नहीं है, तो इसको अगर हम लोग माइनस यू मान ले तो नेगेटिव ही आएगा। और सिमिलरली फोर्थ फिगर का हम देखें, जो ऑब्ट्यूस एंगल है उसका आएगा पॉजिटिव, प्लस एम बी 0, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। एक ये आंसर, एक ये, एक ये, एक ये। अब खुद ही लगा लो दिमाग कि इसके ऑर्डर पे हम क्या चलेंगे, क्या करेंगे इसके ऑर्डर के ऊपर। सबसे पहली बात, असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्वेश्चन में भी लिखा है। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा वाला होगा सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा वाला लास्ट में आएगा। और डिसेंडिंग का अगर आपको जानना है कैसे लिखते हैं, असेंडिंग ऐसे आप याद रख लो और डिसेंडिंग आप हमेशा ऐसे याद रख लो। 1 2 लिखोगे तो 2 बड़ा है तो ऐसे साइन हो जाएगा असेंडिंग का, मैं हमेशा ऐसे ही याद रखता हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। और अगर डिसेंडिंग करना है तो बड़ा वाला पहले आता है, तो ये डिसेंडिंग के लिए हो जाएगा। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ इसे, साइन को, ठीक है। तो अब मुझे सोचो कौन सा वाला होगा सबसे पहला। सबसे पॉजिटिव एमबी तो पहले आएगा, जो भी इसमें आप अगर वैल्यू पुट करोगे तो बड़ा ही आएगा, तो सबसे पहला तो पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा वाला आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला कौन सा है इसमें, जीरो तो नहीं लग रहा, जीरो तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव दोनों नहीं कह सकते, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव है फोर्थ वाला। तो अब मुझे यहां से पता चल रहा है कि ये दोनों तो गए, और एक और चीज मुझे यहां से ये पता चल रहा है कि ये वहां फर्स्ट तो ये भी गया, तो ऑटोमेटिकली सी इज द राइट आंसर। फिर थर्ड, सेकंड, फिर थर्ड, थर्ड तो फिर ऑब्वियसली थर्ड नेगेटिव है तो लास्ट ही में आएगा। तो अच्छा लगा वो क्वेश्चन, तो अच्छा लगा था मुझे क्वेश्चन इसलिए मैंने डाल दिया। वैसे बहुत ही अच्छा और कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको एंगल्स समझ आने चाहिए और अच्छे से इसे सॉल्व आराम आराम से करना है, कुछ जल्दी भी नहीं है। अगर
भागना नहीं है, भागने में गलती हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सी पार्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने शायद, मुझे याद नहीं, पर आई एम नॉट श्योर, यू कैन चेक पेज नंबर 183, चैप्टर नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक। एक बड़ा सा ब्लू बॉक्स है, उसी का ये एक, उसमें बहुत आई थिंक करीबन 6 से 7 फिगर्स हैं, जिसमें ऐसे एक्सप्लेन किया है रॉन्ग राइट और उसका फिर रीजन क्यों। तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और ये काफी बोर्ड में देखा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली फिगर जब देखने में आती तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो सबसे पहला पहले पॉइंट क्वेश्चन में ये लिखा है, फाइंड आउट द करेक्ट। सबसे पहली पॉइंट ये बात करनी, इनकरेक्ट नहीं देखना, करेक्ट देखना है। द डायरेक्शन ऑफ इसका मैग्नेटिक फील्ड एमएफ जो बोलता हूं मैं, इन द गिवन फिगर्स ए बी सी डी। कौन सा फिगर होगा? ए बी सी डी में से कौन सा फिगर होगा? चलो सपोज ए, हम ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए की बात करते हैं। ए क्या सही है? पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो कभी भी किसी पॉइंट से नहीं आएंगे, विल नेवर इमिनेट, एक वर्ड होता है, फ्रॉम अ पॉइंट। जैसे फिगर में शो हुआ है, किसी भी पॉइंट से नहीं शुरू होंगे, ऐसे नहीं शुरू होता। जब भी मैं सपोज एक सॉलिनॉइड बनाऊं, सपोज, ठीक है, ठीक है, तो क्या मैं कोई एक पॉइंट से ऐसे शुरू करके फिर ऐसे बनाता हूं? नहीं ना। मैं तो डायरेक्टली, क्योंकि एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, एक बीच में ऐसे जा रही है, और फिर एक ऐसे आ रही है, कोई पॉइंट से शुरू नहीं होता, ठीक है। दैट्स रॉन्ग। तो सबसे पहला, मैं रीजन वर्बली बोल रहा हूं, मैं लिख दिया था मैंने, इतनी सी बात है, बुक के हिसाब से बोल देता हूं। दैट मैग्नेटिक फील्ड्स विल नेवर इमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट एज शोन इन फिगर over any closed surface. The net flux of magnetic field, या B, must always be zero. That is, pictorially, जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, as many feed lines should seem to enter the surface as the number of lines leaving it. लीव कर रही हैं। The field lines show in fact represent the electric field of a long positively charged wire. तो इसी के साथ ये हुआ गलत, पहला हुआ गलत। कभी कभी नॉलेज नहीं, कभी कभी हम ऑप्शंस को भी देख के पता लगा सकते हैं। ये जेई में भी होता है, कभी कभी हम लोग ऑप्शंस को देख के उसके इक्वेशन के अंदर, सपोज अगर इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है एफ इजिकल टू एम ए, और उसके बाद बोला आपको फोर्स निकालिए, या इतना हमें पता है सपोज, और आपको ऑप्शंस में 1 2 3 4 दे दिया है, मास दे दिया है, सपोज ये मास है सब कुछ, ठीक है, और ए आपको दिया हुआ है 2 3, ऐसा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन तो जिंदगी में जेई में नहीं आया, अगर आ जाता तो 4 नंबर फ्री के नहीं मिल जाते। तो वो इसमें हम पुट करके देख सकते हैं, ये सब ऑप्शंस हैं, 2 3 1 2, जो आ जाएगा, सपोज जो भी क्वेश्चन फोर्स में वैल्यू लिखी होगी क्वेश्चन में, अगर उससे सेम आ जाता है तो हम उसे आंसर लिख सकते हैं। तो वैसे ही ऑप्शंस को भी हम देख के पता लगा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट तो मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। शायद अपने 10th में एक चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एक चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिसिटी, सपोज यही था, आई डोंट नो। वो तो पता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर था। उसमें आपने एक चीज पढ़ी थी कि क्या कभी भी
मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट कर सकती हैं? कभी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट होते हुए कभी देखा है? नहीं ना। क्यों नहीं इंटरसेक्ट होती? इंटरसेक्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर कंपास निडल को आप यहां देखोगे, ठीक है, तो ये साउथ भी डायरेक्शन देगी, नॉर्थ भी डायरेक्शन देगी, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सब देगी। तो इसीलिए ये केस तो ऑटोमेटिकली पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत। इसका मैं बुक में जो लैंग्वेज लिखा है वो बोल देता हूं, दैट मैग्नेटिक फील्ड्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर because otherwise the direction of field at the point of intersection is ambitious. ओके नहीं, ambiguous ऐसी कुछ एक वर्ड है, सॉरी। देयर आर फर्दर एरर इन द फिगर, ऑब्वियसली एक और फिगर में एरर है कि जो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड होती है दैट कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप्स अराउंड एम्प्टी स्पेस। ये तो एकदम करेक्ट है, ये पॉइंट नोट कर लो, दैट मैग्नेटोस्टैटिक field lines can never form closed loops around empty space। ठीक है, ये नोट करने की बात है। ओके, a closed loop of static magnetic field line must enclose a region across where a current is passing। ये था बी, तो ये भी गलत। सी पे चलते हैं। तो सी तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्ट है, पर रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। दिखाने का जो तरीका है इसमें जो सी पार्ट में वो थोड़ा गलत लग रहा है। देखो, दीज फीड लाइंस, ये जो फीड लाइंस बनाई हैं, सपोज ये है, फिर एक ये है, कुछ ऐसे ही बनाया। ढोलक लग रहा है देखने से। ओके, these field lines cannot possibly form a represent a magnetic field। look at the upper region। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे अपर रीजन में लग रही है। all the field lines to emanate out of the shaded plate। इधर इधर तो फिर भी नीचे का जो पोर्शन है इसमें फिर भी अंदर आ रही है, पर ये तो बाहर ही चलेगी, पता नहीं कहां चलेगी। तो the net flux through the surface surrounding the shaded part is not zero। यहाँ जीरो नहीं है। This is impossible for a magnetic field the given lines। in fact the electrostatic field lines around a positively charged upper plate and negatively charged lower plate। तो इसीलिए ये भी गलत। अब सब गलती है भैया, तो थर्ड वाला भी गलत होगा नहीं, अब यही आंसर है। पर ठीक है, आपने बता दिया कि ये आंसर है, बट कैसे बताएं कि ये एकदम सही है? इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट, ठंड रखो, शांत रहो, सब्र करो। यहाँ पे सबसे पहले कि ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंप्लीटली कंफाइंड विद इन अ टॉरॉइड। बाद में पढ़ाऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट में है, वो फिगर बनी हुई है टॉरॉइड, एक सर्कल टाइप का होता है, मतलब एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, और फिर इसी में जारी होती है, कुछ ऐसे ही होता है टॉरॉइड। ठीक है, नथिंग रॉन्ग हेयर इन द फील्ड लाइन फॉर्मिंग क्लोज लूप। क्लोज लूप भी बन रहा है एकदम परफेक्ट, ऐसे राउंड करके क्लोज हो गई। ठीक है, ये डायरेक्शन हो या ये डायरेक्शन जो भी हो, ठीक है।
Since each loop closes a region across which a current passes, note for clarity of the figure. Only a few field lines within the toroid have been shown. Only a few field lines, बहुत ही कम field lines शो की गई हैं toroid में, बहुत ही कम, ज्यादा नहीं है. Actually, the entire region is enclosed by windings contain a magnetic field. ये सब बुकिश जो बुक का लैंग्वेज है एनसीईआरटी का, उसी को मैं बता रहा था, तो इसीलिए ये करेक्ट है. ऐसे तरीके के बहुत फिगर हैं जो कि गलत हैं, और इनमें से आई थिंक उस वाले टेबल में 2 सही हैं और बाकी सब गलत हैं शायद. एनसीईआरटी बुक में ये है, तो एनसीईआरटी बुक वाला जो ऐसे फिगर्स को बना के, हो सकता है ये फिगर्स आ जाए, अगर फिगर में ये आ गया तो अच्छी बात है, वरना तो इसके अलावा बहुत सारे उसमें गलत फिगर हैं, और उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है इसके बारे में. तो हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, पहले बात है कि क्लोज सरफेस kept in a magnetic field is 0 mu naught upon 4 pi mu naught and 4 mu naught pi upon pi. ठीक है, अब खुद सोचो, मैं तो पहले ही कह रहा हूं ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, आंसर 0. भाई नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. क्यों, बताता हूं. बिकॉज शॉर्ट फॉर्म, ये मैं अच्छे से लिख देता हूं, बिकॉज magnetic field lines are continuous loops. ठीक है, they are continuous loops all closed surfaces have as many magnetic field lines going in and coming out. ठीक है, so the net, वही क्वेश्चन का, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड इज 0. ठीक है, इज 0. ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. ये समझ में आ गया होगा कि सब कुछ पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंटिन्यूअस लूप्स बनाती हैं, और सारे क्लोज सरफेस में कोई जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है उतनी बन सकती हैं, और इसलिए जो भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी क्लोज सरफेस में जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें होती है वो 0 होगा. नेक्स्ट, ओके, at a given place on the earth surface, okay, earth surface, the horizontal component of earth's magnetic field is 3 into 10 raised to power minus 5 Tesla T. पढ़ाया था ना, तो अभी स्टार्टिंग में वही है. And resultant magnetic field is 6 into 10 raised to power minus 5 Tesla, and the angle of dip at this place is, angle of dip बुक से पढ़ लो, is 30 degree, 40 degree, 50 degree, 60 degree. देखो, सबसे पहली बात, h की जो वैल्यू होती है वो है r cos थीटा, मैं यहाँ डेल्टा ले रहा हूं. ठीक है, चम्मच जैसा टाइप बनता है, या थोड़ा और अच्छा ऐसे ऐसे बनता है, हुक. ठीक है, तो यहाँ पे r की और h की वैल्यू क्या है, यही एक दिक्कत है ना, पर यही निकालना बाद में, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई तो करो. ये होगा, क्या होगा, h अपॉन r, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
मैं एच को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहा हूँ और आर को मैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने लिया है ये है कैपिटल आर, और जो मैंने ये लिया है मैग्नेटिक कंपोनेंट वो है एच, ठीक है। ये बहुत बेकार लग रहा है, इतने जो ये तो लिखा हुआ है ये मैंने इससे लिया है एच, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को लिया है कैपिटल आर। तो एच अपॉन आर, और इसकी जो वैल्यू है एच की वो है 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन वो भी टेस्ला। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। और आंसर आएगा, ये कट चुका है, ये भी कट गया है, ये आया 1/2, ठीक है, 1/2 आया है। और कॉस डेल्टा आया है 1/2। अब मुझे बताओ कि कॉस थीटा जब हाफ होता है तो क्या डिग्री होता है, मैं उल्टा पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली कॉस डेल्टा अगर 1/2 है तो डेल्टा क्या होगा भाई, वो होगा 60, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ये तो मुझे लग नहीं रहा है भाई, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये, ठीक है। ये बस याद रख लो, थीटा के एंगल लगाते हैं और उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन में जो कंपोनेंट दिया होता है, मैंने एचआर इसलिए लिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट लिखा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनोइड, अभी मैंने सोलेनोइड का डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, हैज रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस है आर जो आपको गिवन है वो होगा 2 सेंटीमीटर, भी देखूंगा कैसे मैं लूं। और आपको लेंथ दी हुई है, सपोज मैं एल ले लेता हूँ, वो होगा 25 सेंटीमीटर, और 500 एन सपोज वो होगा 500। इट कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, आई भी गिवन है 15 एम्पियर। इट इज इक्वलेंट टू अ मैग्नेट, मैग्नेट पता है ना, बार मैग्नेट पता नहीं, वो स्पेसिफाई नहीं है, बस सारे लोग बारी मैग्नेट लेते हैं, of a same size and magnetization m, then m modulus, मैग्नेटाइजेशन का सिंबल है भी, पर m modulus is 3 pi a m minus 1, 30,000 pi m minus 1, 300 a minus 1, और 30,000 a m minus 1। देखो देखो देख, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था, जिससे जो भी मुझे वैल्यूज दिमाग में आ जाए। सबसे पहली बात, मैग्नेटाइजेशन, Z लिखो S लिखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, सपोज जो भी क्वेश्चन में है, फॉर्मूला स्टार्टिंग टेबल में बताया था, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट सॉरी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसको फॉर्मूला क्या भैया बोलेंगे हमारे, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अब इससे कैसे लिखा जाता है भैया, अरे भाई बताता तो हूं, एन आई ए अपॉन ए एल। अरे ये क्या लिख दिया भैया ने, ये क्या करूं मैं इसका, ओहो हो ओहो, अरे कुछ नहीं लिखा है, 500 इंटू 15 अपॉन 25 इंटू 10-2, ठीक है। ओके, एन आई यहाँ रेडियस का कोई रोल नहीं है, मैं वही देख रहा था कुछ है क्या रोल, नहीं, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले को हमने लिख दिया है, और
यहाँ पे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला ऐसे ही होता है, तो बहुत ही ज्यादा कम रेडियस का तो उसे हम हटा सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। 500 to 15 अपॉन 25 इंटू 10⁻², इसका आंसर क्या बनता है? और आंसर का जो वो होता है यूनिट, क्यों भाई, यूनिट्स के भी मार्क्स होते हैं। अगर सपोज आपका आंसर आ रहा है 50 न्यूटन और आपने लिख के आया इज इक्वल टू आंसर में लास्ट में 50, तो आपको चार, सपोज अगर 4 नंबर का, एक मिनट गलती से हो गया, अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिला है तो आपको सिर्फ 3.5 मिलेंगे। फिर लड़ने मत आना कि यूनिट्स नहीं बताया था। यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, यूनिट्स है AM-1, पाई नहीं है, ठीक है, पाई नहीं है। इसका आ रहा है 30,000A-1, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन है भाई, लास्ट वाला है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही लिया होगा। खास नहीं है इस क्वेश्चन में कुछ भी, अच्छी बात है। और इफ एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में खुद एम की ना वैल्यू मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मैग्नेटिक मूवमेंट भी, फ्लक्स भी बोला जा सकता है, कांस्टेंट भी, मैग्नेटिक फील्ड का बहुत कुछ होता है, वो क्वेश्चन में लिखा होगा क्या यहाँ पे मतलब है। एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो बी के बारे में बोल रहा था, और एम के बारे में भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। छोटा एम क्या होता है भाई, ठीक है, वो देख लेना। देन टॉर्क, सॉरी, इज गिवन बाय एम डॉट बी, एम डिवाइडेड मॉडुलस में भी है, और मैग्नेटाइजेशन डॉट मैग्नेटिक, अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय बी, एम डिवाइडेड बाय बी, एम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी एंड एम बी, ठीक है। सबसे पहली बात, टॉर्क का आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप इसे 2 मिनट में नहीं, 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। मैं ही 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। मैं आपको टाइम देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंसर मिला। पहली बात, ए नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सी है, और वो होगा एम इंटू बी। भैया क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ा होगा ना 11th में भी, टॉर्क ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पहले हजार बता रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बस मैंने ऐसी क्वेश्चन दिया था जिससे आपको कंफ्यूज भी था, कंफ्यूजिंग भी था ऑप्शन इसके, इसलिए मैंने दे दिया था, वरना इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये अच्छा है, ये अच्छा है, बुरा नहीं है क्वेश्चन में। अब मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स 3 जूल या जे ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री, ठीक है, एंगल दिया हुआ है थीटा आपको 60। The torque needed to maintain the needle to this position will be 2√3 joule, 3 joule, √3 joule, 3/2 joule। कुछ तो गड़बड़ है। देखो भाई, वर्क डन जो होता है वो होता है -MB cos θ2 -θ1, ठीक है। और यहाँ पे तो सपोज cos θ2 जो है वो 60 डिग्री है, और हमें, और तो शुरू तो हुआ होगा जीरो से ही, तो जीरो, और ये होगा क्या यार, MB/2 इज इक्वल टू, सोचो सोचो जल्दी सोचो, √3 जूल। खुद सॉल्व कर लो। कॉस 60 क्या होता है भाई, 1/2 होता है, फिर उसके बाद माइनस कॉस 0 करो, 0, तो उसके बाद उसे सॉल्व कर लो, ठीक है। कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूँ, पता पता के थक गया मैं।
अच्छा, यहाँ टॉर्क का भी रोल है, तो टॉर्क होगा एम बी साइन 60 इज इक्वल टू एम बी ऑब्वियसली √3/2। 60 का तो यही होता है भाई। तो यहाँ पे अगर √3/2 है, वहां पे भी एक यही है, तो √2 और 2 तो गया, और √3 × √3 हो जाएगा। तो बाद में हम इसे कहेंगे √3 × √3, और √3 × √3 रूट कैंसिल नहीं होगा, रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा 3 जूल। तो मतलब जहां पे भी ये रूट लिखा है, ये तो पहले ही कैंसिल, और डी तो डिवाइडेड बाय है ही नहीं, आंसर है बी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हा, अब बाकी सब सोच रहे होंगे, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, भैया ने ग्राफ नहीं दिया। अरे हाँ भाई, अगर ग्राफ, मैंने बोला था पिछली वीडियो में भी, अगर ग्राफ होगा तो दे दूंगा। तो है इस चैप्टर में एक ही ग्राफ है, कुछ खास नहीं है, उसी के बारे में ये ग्राफ है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो विद द टेम्परेचर ऑफ फेरो। पहली बात है फेरो होता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, कैन बी प्लॉटेड एज ABCD। क्वेश्चन तो अच्छा है, देखते हैं कैसा होता है तो एक लाइन का। देखो, सिंस, अरे ये पेन बहुत ही लाइट है, ये लो ये लो, सिंस सब्सेप्टिबिलिटी, जिसको हम XM भी लिखा जा सकता है, किसका है भाई? पहली बात, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस with increase in temperature, increase in temperature and above मैरी क्यूरी थी नहीं, उसका एक ये टेम्परेचर है क्यूरी टेम्परेचर, जिसको हम डिनोट किया सकता है TC से। ठीक है, तो इसीलिए इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? Since the susceptibility of a ferromagnetic material decreases with the increase of temperature and above Marie Curie एक थी साइंटिस्ट थी, उसी के ऊपर टेम्परेचर दिया गया है, क्यूरी टेम्परेचर C, TC, it becomes paramagnetic। ठीक है, कौन सा ऑप्शन लग रहा है? मटीरियल डिक्रीजेस, डिक्रीज का तो मुझे एक ही ग्राफ दिख रहा है भाई। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सी, ये वाला। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार मार्क, बिना देख स्टार मार्क, मुझे फिगर देख के समझ में आ गई ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, टू मैग्नेटिक ऑफ इक्वल मास आर जॉइंड एट राइट एंगल, सबसे पहली बार राइट एंगल पे ज्वाइन हो रहा है, टू ईच अदर, दिख रहा है आपको फिगर में भी, shown as shown the magnet one has a magnetic moment 3 times the magnetic, देख लो, magnet one has magnetic moment 3 times that of magnet two. This arrangement is pivoted so that it is free to rotate in the horizontal plane
in equilibrium, तो what will be the what angle will the magnet 1, पहला वाला मैग्नेट, subtend with magnetic meridian? क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो काफी भारी भरकम है। अब भारी भरकम जब लैंग्वेज होता है तो बच्चे का दिमाग हो जाता है भारी, और उसी के साथ वो क्वेश्चन को गलत करके आता है और कबाड़ लिख के आता है, और उसके बाद 1-2 नंबर खाता है, और फिर बाद में टीचर को बोलता है, और फिर टीचर नंबर नहीं बढ़ाती, उल्टा और काटती है। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम टॉर्क, ओके मैं लिख ही देता हूं, फॉर इक्विलिब्रियम in the system on M1 and M2 due to BH must counter balance each other। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, 1 मिनट, थोड़ा सा ये बेस खो रहा है मेरा, 1 मिनट सर। तो फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऑफ द सिस्टम टॉर्क्स ऑन M1 एंड M2, लिखा भी देखो फिगर में दिख भी रहा होगा, ठीक है, ड्यू टू BH मस्ट काउंटर बैलेंस एक वर्ड होता है, ईच अदर, जिसका मतलब है कि जो M1 और BH है, ठीक है, वो M2 इंटू BH होगा, ठीक है, बी मतलब यहाँ पे बी, यहाँ पे मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है। इफ थीटा जो है एंगल बिटवीन M1 और BH है, तो BH का जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा ऑब्वियसली। सो M1 BH साइन थीटा, एज जो मैं फिगर में देख रहा हूं, M2 BH साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, जो कि tan थीटा होता है, क्योंकि साइन कॉस और साइन अपॉन कॉस, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस एंड कोसाइन अपॉन कॉस इज tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो M2 अपॉन M1, ओके। तो इसका फर्दर वो होगा M अपॉन 3M, MM कट के हो गया 1/3, और tan थीटा 1/3 कब होता है बताओ, होता है क्या, ये 1/√3 होता है, नहीं, तो इसे हम tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स ऑफ 1/3 लिख सकते हैं, पढ़ा होगा आपने ये, आई थिंक जो tan इनवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है शायद वो बच्चे पढ़ पाएंगे जो कि जेई का एग्जाम दे पा रहे हैं, वरना तो अब तक तो 12th क्लास में समझ जाना चाहिए इतना। तो tan इनवर्स 1/3 इज ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा है, बी पार्ट। समझ में आई, मैंने एकदम आराम से पढ़ाया है, आराम से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है और आराम से बताया है, और कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं खास हमेशा ही मेरे मुंह पे लाइन रहती है,
ये बहुत ही खास है क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार मैं किसी कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले, से कॉन्सेप्ट है नहीं उसको बता रहा हूं। एक होता है कॉन्सेप्ट हाइस्टेरेसिस लूप्स, बुक में है ये एनसीईआरटी के, एक ही फिगर है बस, ध्यान से ऐसी फिगर होगी टेढ़ी मेढ़ी करके, ठीक है। ये जो लूप है ये वाला, और जो ऐसे जो लूप्स होते हैं, ठीक है, ये इनको बोलते हैं हाइस्टेरेसिस लूप, ठीक है। ओके, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, hysteresis loops for two magnetic material A and B are as given below। दिख रहा होगा A and B, ठीक है। These materials are used to make magnets for electric generators and transformer core and electromagnetic core, then it is proper to। तो मतलब देन, वैसे इसकी लाइन की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो मैं इसे वो कलर कर देता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना आए। चलो ठीक है, ये भी चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। Then A is for electric generator and transformer A, electromagnetic B, electric generator A, transformer B, electric generator B, दोनों के लिए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें एरिया लगेगा उसका, ठीक है। सबसे पहली बात, एरिया ऑफ hysteresis loops is proportional to the net energy absorbed per unit। मैं अच्छे से लिख देता हूँ। एरिया ऑफ hysteresis loops is proportional to the net energy absorbed per unit volume by the material as it is taken over a complete cycle of magnetization। तो for electromagnets and transformer, for electromagnets and transformers, energy loss क्या होना चाहिए? हाई लो, शुड बी लो, ठीक है, लो होना चाहिए। तो अगर लो होता है तो थिन हाई हाइपेस्टेरिसिस, थोड़ा स्पेलिंग का इशू हो गया, कर्व्स, थिन हाइपेस्टेरिसिस कर्व्स, कर्व्स सॉरी, कर्व्स, थिन पतले, उसी के साथ
बी जो होगा वो होगा 0 और एच भी होगा 0, तो एच यहाँ पे हो जाएगा छोटा, एज मैंने लिखा भी है, क्योंकि बी जो है वो 0। ठीक है, तो इसका जो आंसर बन रहा है बी सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ए जो है, तो ए आपको दिख भी रहा होगा, तो गैप भी ज्यादा है, और प्लस थोड़ा सा ये अगर सोच में भी आएगा तो थिक लग रहा है, ये थिन लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा पतला है। यहाँ पे हाइपोस्टेसिस में थोड़ा सा ये एरिया ज्यादा मायने रखता है, मैंने बताया ना एरिया, तो एरिया यहाँ पे लग रहा है, तो मुझे ए तो कुछ नहीं लग रहा, तो बी दोनों ही है, दोनों ही बी ट्रांसफॉर्म, अच्छा बी इलेक्ट्रोमैग्नेट भी है और ट्रांसफॉर्मर की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर प्रस्थान करते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, मैंने देख लिया। अगर एक फिर से इसमें वो आपने लॉ ऐसे पढ़ा हुआ है, जिसको मैं 3 बार कह चुका हूँ शायद, गैस लॉ, गॉसेस लॉ भी बोलते हैं, गैस लॉ भी बोलते हैं, ये वाला। ये वाला लॉ, तो ये वाला लॉ तो बहुत लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इस चैप्टर में वो भी है, वो उसके पढ़ लेना। और इसमें बहुत सारे मतलब डेरिवेशंस है, मैं उतना पढ़ाता नहीं कि एमसीक्यू का ये थोड़ा सा वीडियो है। तो चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्सल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट है, सोलनॉइड, सोलनॉइड बता दिया मैंने। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये जो मैंने फिगर बनाई है बगल में, ये वाली, तो इसमें आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड थ्रू डायमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू पैरामैग्नेटिक। फेरो वाली मैं देख रहा था पर मिला नहीं उतना अच्छा फिगर, ये भी एनसीईआरटी में ही फिगर है। ठीक है, और मैं बता था टोरॉइड, टोरॉइड मैंने फिगर बनाने की कोशिश की, पर ये एग्जैक्ट फिगर है, ये वाली जो फिगर मैं बता रहा हूँ, ये वाली जो फिगर है इसमें यही हो रहा है, ये वाला जाता रहता है इस वाले में, जो रेड वाला है, और सोलेनॉइड इसे कहते हैं, मैंने बस दिखाया भी था स्टार्टिंग में। ठीक है, अच्छा, हाइस्टेरेसिस लूप जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया उसी के बारे में मैंने फिगर भी, जो फिगर दिख रही होगी, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें देखो लेबलिंग की हुई है। ये होता है फ्लक्स डेंसिटी, ये होता है सैचुरेशन, यहाँ पे यहाँ होता है ये जो एच एच बोल रहा था ना मैं, एच यही है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और यहाँ माइनस एच मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली, यहाँ माइनस और -2 आप ग्राफ में भी बनाते होगे तो ऑब्वियसली को पता चल जाएगा, यहाँ प्लस एच होता है, यहाँ माइनस एच होता है। ठीक है, और यहाँ होता है सैचुरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, और ये जो है ये ऑब्वियसली हर ऑपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन होगी, ये वाला सैचुरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक, ऐसे, और यहाँ से सैचुरेशन ऐसे आया। ठीक है, ओके, इसी के साथ मैं इस वीडियो का समागम, समाप्ति, जो बोलना है बोलो, समाप्त करता हूं इस वीडियो को। और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली प्लीज कमेंट करो ना यार। एक ये लाइक का बटन होता है, उससे नहीं दबाते, एक दो लोग दबाते हैं। उसके बाद सब्सक्राइब का बटन होता है, मैंने सुबह अभी स्टार्टिंग में गुस्सा किया है, गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी मर्जी है, बट सब्सक्राइब मतलब 40 लोग उसे व्यू करके गए मेरे वीडियो को, किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, इट्स वेरी बैड, प्लीज सब्सक्राइब करिए। व्यूज ठीक है, आप बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे हैं। और इसी के साथ मेरा एक वीडियो जो था AIR रैंक जो परसेंटाइल से हम कन्वर्ट करते हैं, उसमें 100 व्यू हो गए, आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम उसमें एक वीडियो में तो 100 व्यू हो, और हो सकता है उससे आगे बढ़े, मेरा चैनल ग्रो हो जाए और अच्छे से ग्रो हो जाए, ग्रो तो हो ही रहा है। और आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, और एक सब्सक्राइब फिर से बता रहा हूं मैं, एक सब्सक्राइब का लाल कलर का, एकदम लाल लाल बिल्कुल, और यहाँ पे एक घंटी होती है, ये ऑल अपडेट्स के लिए होती है, प्लीज इसे दबा दीजिए, बटन ही है,
उसे क्लिक करना है, प्लीज उसे क्लिक करिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसके व्यूज बहुत अच्छे करें। मैं आपको बहुत बोलूंगा, मैं और अच्छे से करूंगा, उसके बाद और एक और सेशन लाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आइए मैं एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सब अपने घर पे रहिए, वैक्सीन लगवाइए। और कोविन पोर्टल मैं आपको बता देता हूँ, cowin.gov.in। ठीक है, इस वाले पोर्टल में जाइए, कुछ सर्च नहीं कर रहा, ऊपर एक बटन आता है रजिस्टर योरसेल्फ, वहां पे एक वो बटन जाइए, वहां पे क्लिक करिए, अपना फोन नंबर और ओटीपी जो भी आएगा उसे कॉल करिए, ऐड मेंबर करिए और अपना आधार कार्ड नंबर जो भी आपका जो भी चीज होगा उसको डालिए और फिर अपना फर्स्ट वैक्सीन अपने नियर बाय किसी सेंटर पे जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है वहां से लगवाइए और साथ ही साथ जितना भी बीच में टाइम गैप है वो डोज डू भी लगा लीजिए। प्लीज इस महामारी में सबका साथ दीजिए, सब कुछ रहिए, सब सेफ रहिए, बाहर का खाना कम करिए, मिलना जुलना कम करिए। जब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, हो गया, फिनिश, बाय।